हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हमारे 25 जनवरी 2023 को हुआ था। और आज हम हिंदी के सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा गद्यांश, हम गद्यांश पढ़ लेते हैं कि कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा क्या है कि वहाँ से भीलों से मिला जो अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर से बड़ी संख्या में आए थे। मुझे बताया गया कि मक्का वहाँ की मुख्य फसल है जो पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसका नतीजा है कि अभी से वहाँ अन्न भाव की ऐसी स्थिति हो गई है कि भील पत्तों और पेड़ों की छालों को खाकर गुजर बसर कर रहे थे। उनके बीच कार्य कर रहे एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि अब वे अपने मवेशी मारने लगे हैं। इसका मतलब हुआ है कि यदि अभी पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डंगर नष्ट किए जाते हैं तो भारवाही पशुओं की कमी हो जाएगी, जिसका असर अगले मौसम की खेती पर भी पड़ेगा। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिला जिन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र के ठीक बाहर खुली जगह में जहां अच्छी रबी उपज की उम्मीद थी, टिड्डियों ने आकर काफ़ी फसल बर्बाद कर दी और उसके ऊपर पाला पड़ा, जिससे और भी क्षति हुई। गद्यांश के अनुसार, ठीक है, ये हमारा गद्यांश था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार भील अपने मवेशी क्यों मार रहे थे। ऑप्शन ए है कि मवेशियों की संख्या अधिक हो गई थी। ऑप्शन बी था मवेशी नियंत्रण से बाहर हो गए थे। ऑप्शन सी है मवेशी फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। और चौथा कह रहा है कि मवेशियों को मारना उनकी परंपरा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी, इसीलिए ये जो भील थे वो अपने मवेशी मार रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारवाही पशु का अर्थ है। ऑप्शन ए है भार ढोने वाला पशु, ऑप्शन बी है भारी पशु, ऑप्शन सी है दूध देने वाला पशु और ऑप्शन डी है जंगली पशु। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, भार ढोने वाला पशु ही भारवाही पशु कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों के बाहर क्या घटना घटी। ऑप्शन ए है कि फसल सूख गई, ऑप्शन बी है टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी, ऑप्शन सी है फसल लहला रही थी, ऑप्शन डी है टिड्डियों ने घरों पर हमला कर दिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी। आगे क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का कि मवेशी न बचने पर क्या होता। ऑप्शन ए है कि अगले मौसम की फसल के लिए पशु मिल जाते, ऑप्शन बी है अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई व बुवाई ना हो पाती, ऑप्शन सी है अगले मौसम की फसल सामान्य ना होती, ऑप्शन डी है मौसम की फसल अच्छी होती। इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई व बुवाई ना हो पाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का कि टिड्डियां हैं, मतलब टिड्डियां क्या है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है गुणवाचक संज्ञा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। जो टिड्डियां है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। हमारी व्याख्या कह रही है कि टिड्डियां जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब इस तरह के शब्द जिनसे एक ही प्रकार की वस्तुओं का या फिर व्यक्तियों का बोध हो तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि नदी, मनुष्य, घर आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6ठे नंबर का कि ज्ञात का विलोम है। तो बताइए जो ज्ञात है उसका विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है अज्ञान, ऑप्शन बी है अज्ञात, ऑप्शन सी है अजय, ऑप्शन डी है जान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अज्ञात। ज्ञात मतलब जो जानता हो, अज्ञात मतलब जो नहीं जानता हो। तो ज्ञात का विलोम होगा ज्ञात, ज्ञान का विलोम होगा ज्ञान, जे का विलोम होगा जे। ठीक है, परिचित का विलोम होगा अनजान। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ढोर ढंगर से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है पंछी, ऑप्शन बी है जंगली पशु, ऑप्शन सी है पशु पंछी, ऑप्शन डी है पशुधन। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, पशुधन। ठीक है, ढोर ढंगर से आश्रय है कि पशुधन। और ये सब हमारा व्याख्या में गद्यांश में ये सारे शब्द गद्यांश में प्रयोग किए गए थे। ठीक है, 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार भीलों की मुख्य फसल है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है चावल। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
सी मक्का। गद्यांश के अनुसार भीलों की मुख्य फसल जो थी वो मक्का थी। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि अन्नाभाव का अर्थ है। ऑप्शन ए है अन्न का भाव, ऑप्शन बी है अन्न का अभाव, ऑप्शन सी है अन्न और भाव, ऑप्शन डी है अन्न का उत्पादन। अन्नाभाव का अर्थ होता है अन्न का अभाव, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अन्नाभाव यानी अन्न का अभाव। अगला क्वेश्चन हमारा काव्यांश है। देखो 5 क्वेश्चन हमारे गद्यांश के पूछे गए, 5 काव्यांश से पूछे जाएंगे और 5 हिंदी के, ठीक है, और 15 नंबर की पेडागोजी। इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे। तो हमने गद्यांश देख ही लिया है, क्वेश्चन देख लिए, पद्यांश देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनिए, ठीक है। हमें पद्यांश पढ़ना है, हमें एक काव्यांश पढ़ना है और इसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारा पद्यांश कह रहा है, हमारा काव्यांश कह रहा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नीत चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। ये हमारा पद्यांश था और इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन बताना है कि जब व्यक्ति असफल हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है दूसरों की निंदा करना, ऑप्शन बी है चैन से न बैठना, ऑप्शन सी है अपनी कमियों को जानना, ऑप्शन डी निरंतर प्रयास करना चाहिए। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरों की निंदा करना। जब व्यक्ति असफल हो जाए तो हमें दूसरों की निंदा कभी भी करनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असफलता को अपनी हार नहीं मान लेना चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए। ये कथन ऑप्शन ए है असत्य है, ऑप्शन बी है अप्रामाणिक है, ऑप्शन सी है पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन डी है असंतः सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णतः सत्य है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि असफलताओं को अपनी हार नहीं मान लेना चाहिए और बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए। कथन पूरी तरह से सत्य है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती। ऑप्शन ए है जो संघर्ष करते हैं, ऑप्शन बी है जो जयकार करते हैं, ऑप्शन सी है जो दूसरों की कमियां देखते हैं, ऑप्शन डी है जो रात भर सोते नहीं है। तो जिन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जो वे व्यक्ति जो संघर्ष करते हैं उनकी कभी भी पराजय नहीं होती, ठीक है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का क्या सूत्र बतलाया गया है। ऑप्शन ए है कि जब तक सफल न हो जाए तब तक अन्न त्याग दो, ऑप्शन बी है जब तक सफल न हो जाए तब तक समस्त कार्य त्याग दो, ऑप्शन सी है कि जब तक सफल न हो जाए तब तक चैन से न बैठना, और ऑप्शन डी है कि जब तक सफल न हो जाए तब तक मैदान में न जाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसमें कहा गया था कि जब तक सफल न हो जाए तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14वें नंबर का कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। ऑप्शन ए है सफलता, ऑप्शन बी है स्वीकार, ऑप्शन सी है असफल, ऑप्शन डी है असफलता। तो बताइए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। उपसर्ग है जो स्टार्टिंग में लगते हैं, प्रत्यय जो है लास्ट में लगते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है असफलता। इसमें जो आ है वो उपसर्ग है और जो यहाँ पे ता लगा है लास्ट में वो प्रत्यय है। तो आ प्लस सफल प्लस ता यानी इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, ठीक है। जो हमारी व्याख्या भी कह रही है, जरा देख लेते हैं कि असफलता शब्द में आ उपसर्ग और ता प्रत्यय है, यानी वह शब्द, ठीक है, इसमें मूल शब्द जो है वो सफल है। अतः असफलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों। उपसर्ग क्या होते हैं कि वह शब्द आरंभ में जोड़े जाते हैं, जैसे कि विनाश में बी प्लस नाश, उपकार में उप प्लस कार, प्रसिद्ध में प्रा प्लस सिद्ध, ठीक है। प्रत्यय वे होते हैं जो किसी के अंत में जोड़े जाते हैं, जैसे कि लेखक में लेख प्लस अक, तैराक में तेर प्लस आक और देनदार में देन प्लस दार, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सफल शब्द है। ऑप्शन ए है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण और ऑप्शन डी है संज्ञावाचक विशेषण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। जो सफल है उसमें जो सफल है, ये जो सफल शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन व्याख्या भी देख लेते हैं। सफल शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण होते क्या हैं? जिन वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव, दोष आदि का लक्षित हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि नया, उजाड़, गोल, लाल, दुबला, माला इत्यादि। ये सब जो है हमारे गुणवाचक विशेषण हैं, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद जो होता है वो परिमाण बोधक होता है, किसी वस्तु की नाप या तोल का बोधक होता है, जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना इत्यादि, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वें नंबर का कि निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है।
ऑप्शन ए है कि भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ऑप्शन बी है भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। ऑप्शन सी है भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है। और ऑप्शन डी है प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। सही आंसर हमारा हो जाएगा भाषा जो होती है वो व्यवस्थाओं की व्याख्या, ये कथन सही है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वे पढ़ने का प्रयास कर रही है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए है कि कूट भाषा में बदलना, एनकोडिंग। ऑप्शन बी है अर्थ ग्रहण के लिए पठन। ऑप्शन सी है कंठस्थ करना। ऑप्शन डी है अर्थोपन करना, डिकोडिंग। तो बताइए एक बालिका, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थपन करना यानी कि डिकोडिंग। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक बालिका अक्षरों ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है, अर्थात उसे अर्थापन रूप में जाना चाहिए। अर्थापन क्या होता है कि किसी गूढ़ पद या वाक्य का अर्थ लगाना या बताना, ये कहना कि इसका अर्थ है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने एवं एक दूसरे को समझने की दृष्टि से अपने घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन ए है द्विभाषावाद। ऑप्शन बी है भाषा अंतरण, ट्रांसलैंग्वेजिंग। ऑप्शन सी है बहुभाषावाद। ऑप्शन डी है समूह कार्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुभाषावाद। ठीक है, हमारा व्याख्या कह रही है कि कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए अध्यापिका विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने और एक दूसरे को समझने की दृष्टि से अपने घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता दे रही है। यहाँ पर अध्यापिका भाषा अंतरण और बहुभाषावाद युक्ति का प्रयोग कर रही है। अच्छा, मतलब जो ऑप्शन बी और सी हैं वो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी इसमें तो आपको बोनस मार्क्स भी मिले होंगे। इस वाले एग्जाम में बोनस मार्क्स मिले थे क्योंकि दोनों सही था। भाषा अंतरण, ट्रांसलैंग्वेज और बहुभाषावाद दोनों कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वें नंबर का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष। ऑप्शन सी बी है 3 वर्ष। ऑप्शन सी है 4 वर्ष। ऑप्शन डी है 5 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि जो है वो 5 वर्ष है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 5+3+3+4 के डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रावधान किया जाए जो 3 वर्ष से स्टार्ट होकर 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा बस 2005 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? ऑप्शन ए है कि जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन बी है गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा। ऑप्शन सी है बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा। और ऑप्शन डी है बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बच्चों के साथ बातचीत करते समय अक्सर माँ द्वारा बोली जा रही भाषा बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्शों पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खोजती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना चाहिए? ऑप्शन ए है आरंभिक साक्षरता। ऑप्शन बी है कार्यात्मक साक्षरता। ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास का भाग है। ऑप्शन डी है संख्या बोध का विकास। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए आरंभिक साक्षरता। ठीक है, व्याख्या भी कह रही है कि बालिका ने अभी आकार या फिर प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को आरंभिक साक्षरता के रूप में जाना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क विकास के अन्य पहलुओं पर जो ध्यान होता है वो केंद्रित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 22वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि पहला है कि बच्चे एक साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। और दूसरा है कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है।
तीसरा कह रहा है कि भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है। चौथा कह रहा है कि भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। तो बताइए, हमारा पहला ऑप्शन है कि ए और सी सही नहीं है, दूसरा है कि बी और डी सही नहीं है, तीसरा है कि बी, सी और डी सही नहीं है, और चौथा है कि ए और डी सही नहीं है। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी और डी सही नहीं है। ठीक है, इसमें जो बी और डी वाला है वो सही नहीं है, यानी कि जो प्रथम भाषा होती है द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। बिल्कुल गलत बात है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालती है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था, इसीलिए दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि नहीं वाले पूछे थे। जबकि भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है, ये भी गलत है। किसी भी भाषा में कोई निपुणता प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा कि बच्चे एक साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं और भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती हैं। और इसने ना वाला पूछा था, इसीलिए हमारा ना दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है, हमारी व्याख्या कह रही है कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है तथा भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। दोनों कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है, जबकि अन्य सभी कथन भाषा अधिगम के बारे में सही हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि, शब्दों और उसके स्वाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है टॉप डाउन मॉडल, ऑप्शन बी है मिश्रित मॉडल, ऑप्शन सी है गुणात्मक उपागम, ऑप्शन डी है बॉटम अप उपागम। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉटम अप उपागम। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा 5 का जो विद्यार्थी है अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि, शब्दों और उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं की ओर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को बॉटम अप उपागम कहते हैं। क्या कहते हैं इस उपागम को? बॉटम अप उपागम। ठीक है, बॉटम अप उपागम होता क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है। यह ध्वनियों से शब्दों, वाक्यांशों, खंडों तथा अन्य व्याकरणिक तत्वों तक जाने वाले पाठ की व्याख्या करने पर केंद्रित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर का कि एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के मुड़कन गीत टंग ट्विस्टर करवाती है। वह शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है? ऑप्शन ए है कि श्रवण, वाचन और उच्चारण, ऑप्शन बी है वाचन और पठन, ऑप्शन सी है उच्चारण और ऑप्शन डी है समावेशित रूप से सभी कौशल। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चारण। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जो एक अध्यापिका यानी कि जो टीचर है वो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के जिह्वा मुड़कन गीत यानी टंग ट्विस्टर है वो करवाती है, शिक्षार्थियों को उच्चारण सिखाना चाहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, यानी हमें वो बताना है जो सही नहीं है, नहीं ना पर ध्यान देना। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में गलत हो जाता है। पहला है कि संकेत भाषा की व्याकरण होती है, दूसरा है कि संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, तीसरा है कि संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, और चौथा है कि संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमसे गलत पूछा है तो हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला हमारी व्याख्या है कि संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, उत्तर कथन भाषा संकेत के बारे में सही नहीं है, जबकि अन्य सभी कथन संकेत सही हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका कक्षा में दो के जोड़ों में काम करवा रही है। वे 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने के वाक्य लिखने हैं। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए है हमारा पारस्परिक श्रुतलेख, ऑप्शन बी है अनुच्छेद श्रुतलेख, ऑप्शन सी है श्रवण कार्य, ऑप्शन डी है लेखन कार्य। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, पारस्परिक श्रुतलेख। ठीक है, हमारा पारस्परिक श्रुतलेख ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम, दूसरा है कि पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को समुन्नत करने की भारत सरकार की रेल योजना, तीसरा है कि विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में एकता को समुन्नत करने का कार्यक्रम, और चौथा है कि विद्यालय शिक्षा द्वारा भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक परंपरा और इतिहास का अन्वेषण। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए है।
28वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा से बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन किन प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाना चाहिए? ऑप्शन ए है संकल्पनात्मक आकलन, ऑप्शन बी है रचनात्मक आकलन, ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो आकलन, ऑप्शन डी है सतत आकलन। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त आंकड़ा यानी जो ऊपर दिया गया आकलन है वो इन प्रक्रियाओं को पोर्टफोलियो आकलन के रूप में जाना चाहिए। और संकल्पनात्मक आकलन क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य किसी कोर्स की समाप्ति के बाद विद्यार्थियों की अधिगम, उन्नति और उपलब्धियों को ज्ञात करना होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? पहला है कि कार्यालयी भाषा, दूसरा है सहकार्यालयी भाषा, तीसरा है जुड़ाव लिंग भाषा और चौथा है राष्ट्रीय भाषा। ऑप्शन है कार्यालयी भाषा। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति कार्यालयी भाषा है। संविधान के आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। ठीक है, 30वां अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा। दूसरा कह रहा है कि उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसकी विद्यालय भाषा अधिगम व्यवधान डालेंगी, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि कभी कोई भाषा व्यवधान नहीं डालती है बल्कि वो तो सहायक होती है। ठीक है, अगला वो तो सहायक होती है। अगला देख लेते हैं कि वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी 2 भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकती है। और चौथा कह रहा है उसे अवसर दिया जाए तो वह सभी भाषा सीख सकती है, ये भी सीख सकती है। नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा कि ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त भाषा यानी जो ऊपर भाषा दी गई उसमें अधिगम के संबंध में उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसकी विद्यालयी भाषा अधिगम में जो है वो व्यवधान डालेंगे। ये कथन गलत है, जबकि अन्य सभी कथन अधिगम के बारे में सही है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी वीडियोज़ बना रखे हैं, ना देखे होंगे तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। मैं ऑलरेडी इसकी प्ले लिस्ट बना रखी है। साथ ही आप स्टूडेंट्स इन अकेडमी को स्टूडेंट्स इन अकेडमी 1 2 3 के नाम से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको सारे प्रीवियस ईयर के शॉर्ट्स मिलते रहें। ठीक है, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलते रहे एग्जाम से रिलेटेड। सारी कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। सुबह 10 बजे हमारी करंट अफेयर्स देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर लाइक दिस वीडियो, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।